नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी और आरआरबी के लिए स्किल टेस्ट का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन करना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट 21-22 से है, तो बस समय बहुत कम बचा है। तो आप उसके लिए जितना भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है उसी पे कॉन्फिडेंस बनाइए, उसी पे अपना फोकस करिए। और 27 तारीख से आपका आरआरबी का शुरू होने वाला है, तो अभी उसमें 5-6 दिन जितना भी टाइम मिल रहा है, तो उसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और डेली कम से कम 2 मैटर जरूर ट्रांसक्राइब करिए, ठीक है। और वहां पे दोस्तों कामा कोड विराम ये सब नहीं बोला जाएगा। इन सब के लिए वहां पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए स्टॉप होगा, तो वहीं आपको इंडिकेट कर लेना है, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों कल हम एसएससी के डिक्टेशन के बारे में क्या हमें सावधानी रखना है उस पर कल एक संक्षिप्त वीडियो हम बनाएंगे। तो कल मॉर्निंग में उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट देने से पहले हो सकता है आपके लिए वो वीडियो लाभप्रद हो। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। आज विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी के परिणाम ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह विकास हमारे लिए लाभप्रद ही नहीं हानिकारक भी है। इस विकास का सबसे ज्यादा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा है, जिस पर आज सभी का ध्यान केंद्रित हो गया है। क्योंकि इस अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को भूलते गए थे। हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बची। हम बढ़ती आबादी की आवास समस्या को हल करने के लिए दिनों दिन पेड़ काटते चले गए और अब उनकी जगह इमारतों ने ले ली है। रहने के लिए आवास मिला तो खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी और वन कटने लगे। विकास की दौड़ में औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि अनगिनत उद्योग स्थापित होते चले गए। मिलों की धुआं उगलती चिमनियों ने स्वच्छ वातावरण को दूषित कर दिया, तो कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी ने नदी नालों का पानी दूषित कर दिया और मशीनों से होने वाले शोर ने वातावरण में शांति भंग कर दी। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यदि इस बात की तह तक पहुंचा जाए तो यही तथ्य सामने उभर कर आता है कि यह सब जानकारी के अभाव में हुआ। क्योंकि विकसित देशों में जब यह स्थिति भयावह हुई, तब पर्यावरण की रोकथाम की बात उठी थी। उससे पहले विश्व में कहीं भी पर्यावरण प्रदूषण की कोई संकल्पना ही नहीं थी। सन 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आधारित पहला सम्मेलन हुआ। तब सभी को अपने आसपास के दूषित होते पर्यावरण का ज्ञान हुआ। इस सम्मेलन का हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। यही कारण था कि भारत में इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण मंत्रालय बना और मुझे ही इस
मंत्रालय का पहला सचिव बनाया गया। इसी प्रकार लगभग सभी देशों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम होना शुरू हुआ, अर्थात अभी लगभग 24 साल से ही पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी मिली कि यदि पर्यावरण स्वच्छ न रहा तो हम भी कहीं के ना रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि जिस गति से विकास हो रहा है उसी गति से हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास के मान से जो नीति निर्धारित की गई है उसका उद्देश्य है विनाश विहीन विकास, और इस नीति को लागू करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का होता है। पहले क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का किसी को ज्ञान ही नहीं था, इसलिए पहले जितने उद्योग स्थापित किए गए उनमें पर्यावरण प्रदूषित करने वाली खामियों पर ध्यान ही नहीं दिया गया और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित होते चले गए। आज स्थिति भिन्न है। कोई भी उद्योग लगाने से पहले यह आकलन किया जाता है कि इस उद्योग के शुरू होने से पर्यावरण कितना दूषित होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रत्येक उद्योग को लगाने से पहले उसका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रादुर्भाव का परीक्षण किया जाता है, जबकि पहले उद्योग और उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक उपयोगिता देखी जाती थी। अब इसके साथ साथ पर्यावरणीय व्यवहार्यता भी देखी जाती है। जब तक ये तीनों बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कोई नया उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। वैसे तो आरंभ से देश के नेतृत्व में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन की अनिवार्यता और निर्यात को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में नेतृत्व की मानसिकता द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि से इतनी आक्रांत थी कि वह कभी उससे मुक्त नहीं हुई। अन्यथा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर की विलय संधि बिना शर्त और कश्मीर की जनता द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में राज्य को भारत का अविभाज्य अंग घोषित करने के बावजूद तत्कालीन नेतृत्व और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को बार बार दोहराया है। बल्कि सच तो यह है चूंकि कश्मीर की जनता मुस्लिम बहुल थी और वहां का शासक एक मनोवैज्ञानिक हिंदू था, तो द्विराष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि के कारण तत्कालीन नेतृत्व इस बात को पचा नहीं पाए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भारत में विलय किस प्रकार से स्वाभाविक
हो सकता था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वप्रथम कश्मीर की जनता को निर्णय का अवसर दिए जाने की बात कही थी, किंतु तब तक भारत स्वतंत्र हो चुका था। वह भारतीय नेतृत्व की सलाह और सहमति के बिना यह बात नहीं कह सकते थे। यदि कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनता नहीं होती तो क्या तत्कालीन नेतृत्व का यही दृष्टिकोण होता? इस धारणा का मूल्यांकन समय करेगा कि भारत के विभाजन के मूल में तत्कालीन नेताओं का सत्ता के लिए संघर्ष था और कश्मीर समस्या के मूल में उस समय जबरन घर कर गई द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि थी। ऊपर से उस ग्रंथि को हम जितना ही नकारते रहे, छद्म रूप से वह हम पर उतनी ही हावी होती रही। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।